चलिए आज देखते हैं क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो जो कोशिका से संबंधित है। जो किससे संबंधित है? कोशिका से। ये कोशिका से संबंधित है। कोशिका का इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जिस कोशिका, अब किस कोशिका कहते किसको है? सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका कहते किसको? तो जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक, जीवधारियों की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यह हो गया। कोशिका किसे कहते हैं? तो जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब कोशिका देखिए, ये कोशिका जो होती है ये प्रत्येक जीव में होती है। किसमें होती है? प्रत्येक जीव में होती है। किसी में, किसी एक व्यक्ति के अंदर या एक जीव के अंदर नहीं, धरती पर जितने भी जीव जंतु और पादप है सभी में कोशिकाएं पाई जाती है। सभी में कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है। अब जंतु होते हैं, जंतु में जंतु कोशिका, पादप में पादप कोशिका, यानी कि सभी में कोशिकाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती है, लेकिन सब कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती है। यानी कि धरती पर जितना भी जीव है, जितना भी जीव है धरती पर, वो सभी कोशिका से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? तो सभी जो है कोशिकाओं से बनी हुई है। ठीक है। या पेड़ पौधा है, जितना भी पेड़ पौधा है इस सब में कोशिकाओं से ही बनी हुई है। तो कोशिका को हम सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इंग्लिश में इसे सेल कहते हैं। इसको वैज्ञानिक भाषा में या बायोलॉजिकल भाषा में इसे साइटो कहते हैं। साइटो कहते हैं। कोशिका को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं, या बायोलॉजिकल भाषा में इसे साइटो कहते हैं। कोशिका के अध्ययन, अब कोशिका के जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो कोशिका के जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं बाबू? छोटे, ये कोशिका के जो अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब कोशिका की खोज, अब कोई तो व्यक्ति होगा जो ये कोशिका का खोज किया होगा, कोई तो हैगा। तो वो कौन से हैं? तो वो रॉबर्ट हुक है। ये रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1665 ईस्वी में, देखिएगा, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कोशिका का खोज किए। तो खोज किए तो वे मृत कोशिका की खोज किए। पहली बार कोशिका की खोज किए, लेकिन ये कैसी कोशिका खोजे? तो ये मृत कोशिका का खोज किया, यानी कि मरे हुए कोशिका का खोज किया। अब कहा जाता है कि जीवित कोशिका का खोज कौन किया होगा? तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने। किसने किया था? लीवेनहॉक। ये जीवित कोशिका का खोज किया था। कौन किया था? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक एक वैज्ञानिक, ये भी वैज्ञानिक थे। इन्होंने जीवित कोशिका के खोज किए थे। अब देखो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? ये कोशिका का सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने दिए थे। कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। आगे देखिएगा, सबसे छोटी कोशिका, तो हमारे जो होते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी कोशिका होती है? तो सब हमारे जो सबसे छोटी कोशिकाएं जो होती है हमारे यहाँ, तो वो सबसे छोटी कोशिकाएं जो होती है वो क्या होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिकाएं जो होती है कौन होती है? कौन होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। कौन होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है। अब इसकी व्यास देखें, अब माइकोप्लाज्मा है, अब इस जो कोशिका है इसकी व्यास कितनी है? तो इसकी व्यास जो होती है 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोन की होती है। ये कोशिका का, ये माइकोप्लाज्मा का व्यास होती है। कितनी होती है? अगर हमारे यहाँ अगर पूछा जाए, ये तो सबसे छोटी कोशिका हो गया। अगर पूछा जाए कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी कोशिका अगर बोला जाता है तो वो कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडे का। किसका होता है?
शुतुरमुर्ग का अंडे का इसमें इतना बड़ा हो जाता है कि 5 से 7 आदमी का के लिए ऑमलेट तैयार किया जा सकता है। जो अंडे का ऑमलेट तैयार किया जा सकता है, जो लोगों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इतने बड़े होते हैं कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, क्योंकि शुतुरमुर्ग जो है ये हमारे धरती का सबसे बड़ा पक्षी है। हमारी धरती का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा अगर पक्षी अगर कोई पूछे कि हाँ कि सबसे बड़ी पक्षी कौन है, तो सबसे बड़ी पक्षी है वह है शुतुरमुर्ग। और इस शुतुरमुर्ग का ही अंडा जो सबसे बड़ा कोशिका कहलाता है। सबसे बड़ा कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे बड़ा कोशिका कहलाता है। आगे देखिएगा, अब अगर कहेंगे कि हम मनुष्य, तो मनुष्य का जो कोशिका होगा तो वो सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी भी कोशिका होगी। तो हमारे मनुष्य के अंदर जो कोशिकाएं होती है, अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो हमारे पुरुष के शुक्राणु में होते हैं। पुरुष के शुक्राणु में सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। अगर सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होती है, तो मानव में अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है कहाँ होती है, तो फीमेल के अंडाणु में, यानी कि महिला के अंडाणु में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। तो आप इतना समझ गए होंगे ये कोशिकाएं। थोड़ा सा नहीं और देख लीजिए, ठीक है। अब थोड़ी सी जो कोशिका है, कोशिका को समझ लेते हैं, क्योंकि कोशिका एक ऐसी पार्ट है हमारे शरीर के, अगर कोशिका से ही हमारे शरीर की जितनी भी संरचनाएं हैं वो सब किससे बना हुआ है, एक कोशिका से ही बनी हुई है। अब देखिएगा, अब जितने भी है लोग हैं धरती पे, वो सब कभी ये सोचते नहीं है कि हमारा जो शरीर बना हुआ है किसका बना हुआ है। ये साइंस के माध्यम से नहीं सोचते हैं। तो साइंस के माध्यम से सोचेंगे तो ये हमारा जो शरीर बनी हुई है किसकी बनी हुई है, तो ये हमारे जो शरीर बनी हुई है, तो जितने भी लोगों का शरीर बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, तो यह जो है यह केवल और केवल कोशिका से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? कोशिका से मिलके बना हुआ है। देखिए कोशिका, तो धरती पर सबसे पहले एक कोशिकीय, उसके बाद एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय किसमें परिवर्तित हुआ? बहुकोशिकीय। जब बहुकोशिकीय हो गया, तो जब बहुत से कोशिका का समूह बन गया, तो इस समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। पहले तो ये एक कोशिकीय, तो ये कोशिका का है इसको। और कोशिका के जब समूह बन जाता है तो कोशिका के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। आगे देखिए, अब इसके जब उत्तक हो जाता है तो उत्तक से जब हमारा शरीर का जब निर्माण होता है, तो हमको शरीर का निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान जो होता है इस उत्तक का होता है। किसका होता है? इस उत्तक का होता है। जब कोशिका का समूह बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, तब यह उत्तक क्या कर देता है? ग्रुप बनाकर हमारे शरीर के अंग को निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करता है? शरीर के अंग का निर्माण कर देता है। अंग का निर्माण करता है। अब जब हमारा शरीर का अंग बनने लगता है, तो हमारा शरीर का एक ही वो अंग थोड़ी, हमारे शरीर की कई अंग है। जैसे एक इधर हाथ है, एक इधर हाथ है, पैर है, इधर पैर है, इधर कान है, इधर कान है। मतलब हर चीज दो पार्टों में विभाजित है। हमारे शरीर के अधिकांश हिस्सा दो पार्टों में विभाजित होता है। अधिकांश हिस्सा हमारे शरीर का जो होता है दो पार्टों में विभाजित होती है। तो हमारे जो शरीर का अंग का निर्माण जो होता है वो कौन करता है? यह कोशिका, ये उत्तक। कौन मदद करता है? उत्तक। तो उत्तक का जो समूह बन जाता है, तो उसे उत्तक के जब समूह बन जाता है तो इसे हम अंग कहने लगते हैं। अब यही अंग और सभी अंगों को मिला दे, देखिएगा, अगर सभी अंगों को मिला दे तो हमारे यहाँ अगर सभी को मिला दे तो सही अंगों को मिला के हमारे यहाँ क्या बन सकता है? पूरा शरीर बनती है। क्या बन जाती है? पूरे शरीर बन जाती है। तो देखिएगा, तो हमारे यहाँ जितने भी शरीर है, शरीर के जितने भी पार्ट है वो किससे बनी हुई है? ये कोशिका से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? कोशिका से। ये हाथ कोशिका से बनी हुई है, ये हाथ कोशिका से बनी हुई है, पैर कोशिका से बनी हुई, नाक,
यानी कि हमारे शरीर के जितने भी हिस्से हैं वो सभी किससे बनी हुई है? कोशिका से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? कोशिका से। तो देखिए, तो अंग और अंग से क्या बन जाता है? अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या बन जाता है? शरीर का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? शरीर का। तो हमारे लिए, हमारे जीवन में कोशिका का जो है सबसे बड़ी महत्व है, सबसे बड़ी महत्व हमारे लिए क्या है? ये कोशिका की है। इसीलिए कोशिका के बारे में यानी कि सेल के बारे में हमारे लिए जानना अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। क्योंकि अगर कोशिका नहीं, अभी कोशिका के बारे में नहीं जानते हैं, हमारा शरीर बना हुआ है, किसका बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीज पाई जाती है, हमें कुछ पता नहीं, तो क्या जानते हैं? तो इसके लिए हमें क्या होता है? कोशिका का अध्ययन करना, इसके बारे में जानना और इसके बारे में समझना, अच्छी तरह से समझना एक जरूरी होता है। चलिए, आप इसको समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे की ओर बताते हैं। अब देखते हैं, अब कोशिका के अगला अध्ययन करते हैं। देखिएगा, ये जो है ये कोशिका है, और कोशिका के अंदर बहुत से पदार्थ, बहुतों पदार्थ इसके अंदर रहते हैं। इसके अंदर जो होती है, कोशिका के अंदर बहुत से पदार्थ पाई जाती है, जिसमें इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, रसधानी, वेपुल्स, तारकाय, इसे बोलते हैं सेंट्रोसोम बोलते हैं, इसे सेंट्रोसोम बोलते हैं। अंतःप्राद्रव्य जलिका, इसके बाद इसके अंदर होता है राइबोसोम होता है, इसके अंदर लाइसोसोम होता है, इसके अंदर केंद्रक होता है। इतने चीज हमारे कोशिका के अंदर पाई जाती है, कोशिका के अंदर पाई जाती है। देखिएगा, अब कोशिका होती है, सबसे पहले देखते हैं कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली होती क्या है? तो कोशिका के, ये मान लेते हैं ये कोशिका है, ये कोशिका, और कोशिका के चारों ओर से घिरे हुए रहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। अब मान लेते हैं कि कहीं बाजार जाते हैं, तो बाजार जाते हैं तो सामान लेने के लिए झिल्ली का इस्तेमाल करते हैं। अब झिल्ली ले लेते हैं तो उस झिल्ली में हम बहुत से सामान खरीद लेते हैं, आलू, प्याज, लहसुन, मिर्चाई, धनिया, जो चीज भी होती है एक थैली के अंदर यानी कि झिल्ली के अंदर डाल लेते हैं। झिल्ली के अंदर क्या करते हैं? डाल देते हैं। तो उसमें बहुत से चीज हमारे आते हैं, ठीक है, बहुत बहुत से पदार्थ हैं। तो इसी प्रकार अगर हमारे यहाँ जो कोशिका है, तो वो कोशिका के अंदर बहुत से पदार्थें पाई जाती है। अब क्या क्या है, तो हम बता दें कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, रसधानी है, तारकाएं है, अंतःप्राद्रव्य जलिका है, इधर राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ये केंद्रक यानी जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये सभी चीज कोशिका के कहाँ पाई जाती है? अंदर पाई जाती है। तो अभी जानेंगे कि ये कोशिका जो होती है, ये कोशिका की काम क्या होती है। अब इसका इतने चीज कोशिका के अंदर ही पाई जाती है, इसीलिए हम इसे कोशिका को जो है, हम कोशिका को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ यूनिट, यानी कि शरीर के जो होता है एक यूनिट है, इकाई अंग है। कोशिका जो है हमारे शरीर के एक इकाई अंग है। शरीर का क्या है? एक इकाई अंग जो है कौन है? कोशिका है, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई। अरे देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखते हैं? देखिएगा, यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया। अब कोशिका के अध्ययन किए हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। हम कोशिका के हर एक चीज के अंदर के जितने भी चीज है सभी चीज के बारे में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे कोशिका के अंदर में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और उस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है अल्बर्ट
अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने। किसने किया था? अल्टमैन ने। ये माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है सबसे पहले किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। इसमें जो होता है, जब हम श्वास लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो हम जब सांस लेते हैं तो उस जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो होती है क्या क्या होती है? तो हमारे अंदर क्या क्या होती है? नाइट्रोजन होते हैं 78%, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ये सभी चीज को हम लोग ग्रहण करते हैं और इसमें से 78% छोड़ देते हैं। ये कितना छोड़ते हैं? 17% छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ देते हैं हम शरीर से बाहर? ये 4% छोड़ देते हैं। इतने चीज अगर हम जो ऑक्सीजन लेते हैं यानी कि सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो किससे लेते हैं? तो हम फेफड़ा से लेते हैं। किससे लेते हैं? फेफड़ा से। मनुष्य किससे लेता है? फेफड़ा से। सांस किससे लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं। तो सांस जो फेफड़ा से लेते हैं, तो जो हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन क्रिया होती है, तो श्वसन क्रिया में हमारे अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारे जो वायुमंडल है इसके अंदर में, वायुमंडल के अंदर में ये सभी चीजें मौजूद रहती है। ये सभी चीज क्या होती है? मौजूद रहती है। और जितने वायुमंडल मौजूद है वो सभी चीज को हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ चीज बाहर यानी कि बाहर की ओर छोड़ देते हैं। जब सांस जब छोड़ते हैं तो वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं? हम ये नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 17% और 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, जब सांस लेते हैं, तो हमारा जो सांस जब लेते हैं तो वो जो है ऑक्सीजन जो है हमारे कोशिका के अंदर जाती है। कहाँ? पहले तो फेफड़ा में जाती है। फेफड़ा क्या करता है? वो उसके अपने पास नहीं रखता है, वो कोशिका को देता है और कोशिका के अंदर जाता है। कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अंदर कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया जैसी आता है, ऑक्सीजन जाता है उसमें, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलता है तो ये 38 एटीपी चलती है। कितनी चलती है? 38 एटीपी चलती है। और तब हमारे यहाँ ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। जो हमारे शरीर के लिए क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। अगर कहा जाए यानी कि पावर, पावर क्या है? या इसको एनर्जी भी कह सकते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी पैदा करती है। ठीक है, तो ये किससे होता है? ये ग्लूकोज द्वारा कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हमारा शरीर का माइटोकॉन्ड्रिया, अब कोशिका के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर, हमारे अंदर तो शरीर में एक कोशिका नहीं है, खरबों की संख्या में हमारे शरीर के अंदर क्या है? कोशिकाएं मौजूद है, क्योंकि पूरा शरीर ही कोशिका का बना होता है। और कोशिका इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होता है कि हम बिना उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसे नहीं देख सकते हैं, इतनी छोटी होती है। ठीक है, तो अब इतनी छोटी कोशिका होती है, उसके अंदर भी इतने चीज पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो ऊर्जा जो निर्माण करता है, तो हमारे कोशिका के जितना को भी कोशिका है, सभी कोशिका में ये ऑक्सीजन जाती है। यानी कि जब श्वास लेते हैं तो श्वसन की क्रिया में सभी जगह जितने भी कोशिका है, सभी कोशिका में ऑक्सीजन जाती है। और वहां पे सभी कोशिका में जब जाएगी तो सभी कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसमें जाएगी, और उसमें जाने के बाद वह क्या चलाएगा? क्रेब्स चक्र चलाएगा, और 38 एटीपी के बाद वह ग्लूकोज का निर्माण करेगा। और ग्लूकोज जो होता है वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और वो ऊर्जा हमारे शरीर के लिए यानी कि पावर के लिए, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि सभी शरीर के जितने भी ऊर्जा शक्ति मिलती है, अब माने कि हमें चलने की जो शक्ति है शरीर में, ये कहाँ से मिलती है? ये तो माइटोकॉन्ड्रिया निर्माण करके देती है। कौन देती है? अब कोई व्यक्ति है, जा रहा है और उसके अंदर अचानक वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो वैसे स्थिति में क्या होता है? उसके शरीर के अंदर ऊर्जा शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब कोई आदमी 4 दिन तक खाना नहीं खाएगा, भूखे रहेगा,
इससे तो एनर्जी नहीं बनेगा। जो हमें ऑक्सीजन से एनर्जी मिलेगा उस पे हम जीवित रहेंगे, क्योंकि अंदर से बाहर से हमें कोई इनपुट नहीं हो रहा है, कोई अन्य पदार्थ जो है इनपुट नहीं हो रहा है, तो क्या केवल सांस इनपुट हो रहा है, तो क्या सांस से कितना दिन जिएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो होता है ऊर्जा को जो एब्जॉर्ब करके रखे हुए रहते हैं, जो पहले से जो अंदर में एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जब तक ये शरीर में रहता है तब तक हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जब वो खत्म होने लगता है तो हमारा शरीर जो होता है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। तो सबसे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। अब आगे देखिएगा, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का पावर हाउस बोला जाता है। अगला है गोल्गी बॉडी। ये हमारे शरीर के अंदर परिवहन का काम करता है। किसका काम करता है? परिवहन का। तो देखिए गोल्गी बॉडी, इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया था? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक, इसीलिए इस वैज्ञानिक के नाम पर ही इस चीज का नाम रखा गया गोल्गी बॉडी। इसका काम क्या होता है? गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना किसका काम होता है? गोल्गी बॉडी का काम होता है। अब हमारा शरीर लगातार कोई काम कर रहा है, अगर हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो हाथ चलाते चलाते हमारा शरीर, ये हाथ क्या हो जाता है? दुखता है, दर्द करने लगता है। यानी कि जब यह ज्यादा देर तक करते हैं तो ये हमारे शरीर के एनर्जी शक्ति जो होता है यहाँ का लॉस होने लगता है, यानी कि घटने लगती है, तो कम होने लगती है। तो क्या करती है गोल्गी बॉडी? क्या करती है? तो शरीर के जितने भी कोशिकाएं होती है, तो सभी कोशिका के अंदर जो गोल्गी बॉडी होती है, वो गोल्गी बॉडी क्या करती है? सभी कोशिकाओं से करते हैं कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, तो जहां पे सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां पे ये पहुंचाने का काम करते हैं। अब हाथ में हमारा सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, क्यों? क्योंकि हम हाथ से काम कर रहे हैं, तो इसमें ऊर्जा शक्ति क्या हो रही है? ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे जैसे जैसे ऊर्जा कमी होगा, हमारे शरीर के जितने भी गोल्गी बॉडी होगा वो सभी को जो होगा वो एनर्जी को कहाँ पहुंचाएगा? हमारे यहाँ पे पहुंचाएगा, सभी जगह से, ऐसा नहीं कि एक जगह से। आपको ये बताइएगा, अब शरीर जो है, अब शरीर जब कोई काम करते हैं तो क्या यदि हाथ से काम करते हैं केवल हाथे थकता है? नहीं, जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी पार्ट है वो सभी पार्ट थक जाते हैं। ऐसा नहीं कि अब हाथ से काम कर रहे थे केवल हाथ थक रहा है बाकी सब अंग ठीक है, ऐसा होता है नहीं। अगर हम ज्यादातर अगर किसी भी चीज से काम करते हैं, अगर हाथ से काम कर रहे हैं या दौड़ने का काम कर रहे हैं, तो यदि दौड़ने का काम कर रहे हैं तो इस स्थिति में हमारा पैर जो होता है, पैर में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वहां पे ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। यानी कि तो ऊर्जा कौन पहुंचाएगा? तो गोल्गी बॉडी पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? गोल्गी बॉडी। अब जितने भी शरीर के जितना भी कोशिका होगा सभी से क्या करेगा गोल्गी बॉडी? सबसे कहेगा तुम ऊर्जा दो, तुम ऊर्जा दो। जितने भी कोशिका है, सभी कोशिका के अंदर जितने भी गोल्गी बॉडी है, क्योंकि तुम ही चलो रे, तुम ही चलो रे, सबसे ले ले, सब चल। वहां पे ज्यादा जरूरत होता है, जहाँ पे ज्यादा जरूरत होता है, क्योंकि पैर चल दौड़ रहा है तो ज्यादा तो एनर्जी कहाँ लग रहा है? पैर में लग रहा है। तो जितने भी शरीर का एनर्जी कोशिका के अंदर जितने भी गोल्गी बॉडी है सब आगे कहाँ इकट्ठा होगा? तो ये गोल्गी बॉडी जो होगा वो सबको लेके आएगा, ऊर्जा को वहां से उठा उठा के कहाँ लेके आएगा? पैर में लेके आएगा। क्यों लेके आएगा पैर में? क्योंकि पैर यहाँ पे दौड़ने का काम कर रहा है, ये तेजी से इसके अंदर की ऊर्जा शक्ति क्या हो रही है? खत्म हो रही। तो ऊर्जा का तुरंत वहां पे क्या करता है? पहुंचाने का काम करेगा। तो पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? गोल्गी बॉडी कर रहा है। प्रत्येक कोशिका में होती है, ऐसे नहीं कि केवल एक कोशिका में। हमारे शरीर के अंदर जितने भी कोशिका है सभी कोशिका के अंदर गोल्गी बॉडी पाई जाती है, और इसी के काम होता है हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को लेके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। जहां पे ज्यादा जरूरत होती है तो वहां पे उसको पहुंचा देना किसका काम होता है? गोल्गी बॉडी का काम होता है। अब कह दें हमारे शरीर के खाद है, अब ये कहेगा कि चलो इसके अंदर ऊर्जा शक्ति काम करते करते थक चुका है, अब हमारा जो गोल्गी बॉडी काम करना बंद करे, सब गोल्गी बॉडी कहेगा कि अब हम थक चुके, हम काम नहीं करें, तो हमारे शरीर से काम होगा? नहीं होगा, क्योंकि सब क्या हो जाएगा? जितना भी हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा शक्ति था सब हमने इस्तेमाल कर लिया, तब हमारा शरीर क्या होगा? थक जाएगा, और इस स्थिति में हम काम
नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें ऊर्जा को जो है पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? तो गोल्जी बॉडी कर रहा है। कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। अब आगे देखिएगा, तो ये परिवहन का काम हो गया। अगला है देखिएगा वैकुल्स, रसधानी जिसको बोलते हैं, इसको रसधानी बोलते हैं, वैकुल्स। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 65% जल पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जल होते हैं। यानी कि अगर बोला जाता है कि 65% जो होता है मनुष्य के अंदर शरीर में पानी होती है। अब वह इतनी मात्रा में हमारे शरीर में पानी है, शरीर के 65% हिस्सा में पानी है, तो हमारा शरीर पूरा पानी से बना हुआ है। एक तरह से सोचिए तो हमारा शरीर के यानी कि 35% ही अन्य तत्वों से बना हुआ है, बाकी जो है ये जल से बना हुआ है, यानी पानी से बना हुआ चीज है। यानी कि 65% हमारे शरीर में क्या है? जल भरा हुआ है, यानी कि पानी की मात्रा है। अब पानी की इतनी सारी मात्रा कहाँ है? कहाँ छिपी हुई है? तो ये जो होती है ये छुपी हुई रहती है वैकुल्स में। कहाँ छुपी हुई होती है? वैकुल्स है, जिसको रसधानी बोलते हैं। तो प्रत्येक कोशिका के अंदर रसधानी होती है, केवल एक कोशिका के अंदर नहीं। अगर हमारे शरीर के अंदर खरबों कोशिका है तो खरबों कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है? रसधानी पाई जाती है, वैकुल्स पाई जाती है। उस वैकुल्स में पानी भरा होता है। क्या भरा होता है? पानी भरी हुई रहती है। तो इतनी मात्रा में हमारे शरीर के 65% जो होती है क्या होती है? पानी होती है। अब आगे देखिएगा, अगला है तारक कोशिका। देखिए अगला जो है तारक, तारक कहाँ है? जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम कहते हैं। तारक कहाँ है? जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसका खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका खोज किसने किया था? बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसका खोज? सेंट्रोसोम का। तो देखिए ये सेंट्रोसोम क्या होता है? ये सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? यदि हमारे शरीर में कोई कोशिका मर जाते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले से दो कोशिका है, एक कोशिका अगर यहाँ का एक कोशिका अगर मर जाए, एक कोशिका मर जाए, तो इसी कोशिका में से एक विभाजन होके ये कोशिका विभाजित हो जाता है और ये विभाजित होके एक नए कोशिका का निर्माण कर लेता है। तो ये कोशिका नए कोशिका का जो खाली स्थान हुआ वो स्थान फिर से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिर अगर यहाँ पे अगर कोई कोशिका मर जा रहा है तो फिर इसके बगल वाला कोशिका क्या होगा? जैसे वो खाली होगा उस जगह पर ये कोशिका अपना निर्माण कर लेता है। तो इसी तरह हमारे यहाँ कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी तरह इसीलिए इसे हम कोशिका का विभाजन करता है। तो सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका का विभाजन करता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे शरीर में हाथ कट जाता है, माथा फूट जाता है या गोर में घाव हो जाता है, हाथ में घाव हो जाता है, तो देखते जब घाव हो जाता है तो पूरा गड्ढा हो जाता है, या हाथ वगैरह कट जाता है तो वहाँ पे पूरा दरार तक हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। तो वो जो हो जाता है जब हम टाका मार देते हैं तो वो घाव जो होता है धीरे धीरे बढ़ जाता है। वो धीरे धीरे कैसे बढ़ता है? वो भरता कौन है? उसको सेंट्रोसोम भर देता है। कौन भर देता है? तो सेंट्रोसोम, क्योंकि उस जगह पे कोशिकाएं नहीं होती है, मरी हुई होती है। तो उस जगह पे नई कोशिका विभाजन होके उस स्थान जो खाली स्थान होता है वहां पे वह चले आते हैं। जो खाली स्थान पे जो कोशिका होती है वो कोशिका ही अपने से विभाजन करके उस खाली स्थान पे नई कोशिका का निर्माण कर देते हैं। इसीलिए हमारे गोर कट जाए, हाथ कट